नमस्कार दोस्तों, एग्जाम साधक के YouTube प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। सही कहा है किसी ने, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। बड़े लंबे इंतजार के बाद MPPSC ने 2020 की चयनित लिस्ट जारी की है। उसमें अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी के रूप में चयनित आकाश यादव जी आज हमसे जुड़ रहे हैं। ढेर सारी बातें उनसे करने वाले हैं। वो कैसे सफल हुए हैं वो ये भी बताएंगे और आप कैसे सफल होगे वो ये भी बताएंगे। सबसे पहले तो इस सफलता के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। आपने ये सफलता अपनी जर्नी के माध्यम से, बहुत कठिन परिश्रम के माध्यम से प्राप्त की है। आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं ताकि स्टूडेंट्स को भी आपकी इस जर्नी के बारे में पता चल सके। और आज हम शुरुआत करना चाहेंगे कि सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं कि ये जर्नी आपकी कैसी रही। सबसे पहले थैंक यू सर। मेरा नाम आकाश यादव है। मैं मूलतः ग्वालियर का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर से ही पूर्ण की है। इसके बाद ग्रेजुएशन में मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग किया है, ग्वालियर से ही IPS कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट से। उसके बाद 2017 में मैंने MPPSC की तैयारी करना स्टार्ट किया। मैं इंदौर आया और मैंने इंदौर में कोचिंग ज्वाइन की। इसके बाद मैंने 2018 का पहली बार प्रीलिम्स दिया, जो मेरा किसी कारणवश नहीं हुआ। फिर 19 का मैंने प्रीलिम्स दिया, तो मेरा प्रीलिम्स निकला, मेंस निकला और अभी मैं इंटरव्यू दूंगा। और 2020 में मैं फाइनली राज्य लोक सेवा आयोग में 2020 में मेरे मेंस में 752 नंबर है और इंटरव्यू में मुझे 84 मार्क्स मिले हैं। अभी मैं 2021 का भी मेंस दूंगा और 2022 का भी मेंस दूंगा। आकाश जी, जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट आने के बाद लोगों का सबसे बड़ा प्रश्न यही रहता है कि इंटरव्यू में आपसे किस तरह के प्रश्न पूछे गए और आपने किस तरह से उनका जवाब दिया। तो कुछ आप स्टूडेंट्स को ये भी बताएं कि इंटरव्यू में आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। इंटरव्यू में वैसे मुझे कुछ ज़्यादा मार्क्स नहीं मिले हैं, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चन शेयर करना चाहूँगा जो मुझे इंटरव्यू में पूछे गए थे। इंटरव्यू मेरा मोस्टली 15 से 20 मिनट चला और जो पूरी तरह से करंट अफेयर पर बेस्ड था। तो उसमें से मुझे सबसे पहले उस टाइम पर जो सूडान मुद्दा चल रहा था उससे क्वेश्चन पूछे गए, थोड़ा डीप में उसके पूछे गए। फिर अग्निवीर योजना से क्वेश्चन पूछे गए। ओमकारेश्वर में जो एकात्म धाम मंगा है उससे क्वेश्चन पूछे गए। कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन भी पूछे गए जहाँ पर मेरा व्यक्तित्व का परीक्षण किया गया। इसके बाद कुछ क्वेश्चन मुझे FDI से पूछे गए, आत्मनिर्भर भारत से पूछे गए और G20 से पूछे गए एनालिटिकल क्वेश्चन कि G20 का क्या इफेक्ट पड़ेगा, भारत को इससे क्या फ़ायदा होगा। और मेरा वोट जो था वो कृष्णा शर्मा जी का वोट था, तो मेरा अनुभव अच्छा रहा उनके साथ। जितना इंटरव्यू मैं आपका समझ पा रहा हूँ उसमें यह है कि करंट अफेयर से बहुत अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और खासकर G20 से क्वेश्चन पूछा गया, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर में ही आयोजित किया गया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका इंटरव्यू बेहतर रहा है। अब नंबर आना ना आना वो बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन से स्टूडेंट्स हमेशा इस द्वंद्व पर रहते हैं, हमेशा उनके मन में एक डाउट रहता है कि हम कोचिंग क्लासेस करें या अपने से ही MPPSC पूरी तरह से हम कर लेंगे। इस पर आप क्या सोच रखते हैं? जैसा कि सर आप पूछ रहे हैं कोचिंग के बारे में, तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये बोलता है कि एक बार गाइडेंस ले लेना चाहिए, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। जितना हम खुद एफर्ट लगाएंगे उसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा। अगर एक बार हम गाइडेंस ले लें प्रॉपर तरीके से तो बहुत कम समय में अच्छी तैयारी की जा सकती है। तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये रहा है कि मैंने कोचिंग ली है, तो आपको कोचिंग करनी चाहिए एक बार। बाकी आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं उसके बाद में और टेस्ट सीरीज के माध्यम से खुद को लगातार अपडेट कर सकते हैं। अभी आकाश जी ने बताया अपने अनुभव के आधार पर कि MPPSC की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो एक बार कोचिंग कर लेना ज़्यादा अच्छा होता है। आकाश जी, इसके अलावा और बहुत से क्वेश्चन स्टूडेंट्स के आ रहे हैं और उनमें से एक क्वेश्चन ये है कि आखिर प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी क्या एक साथ की जा सकती है? आपने कौन सा फॉर्मूला अपनाया था? पहले प्रीलिम्स तैयार किया था फिर मेंस किया था, या दोनों की तैयारी एक साथ की थी? मुझे लगता है कि प्रीलिम्स और मेंस अलग नहीं है, दोनों की तैयारी एक साथ ही की जानी चाहिए। क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स के अकेले तैयारी करेंगे तो आप मेंस में कमज़ोर हो जाएंगे, और अगर आप मेंस के अकेले करेंगे तो प्रीलिम्स के फैक्ट से आप वंचित रह जाएंगे। अगर आप प्रीलिम्स और मेंस साथ में करते हैं तो आपको ये प्रीलिम्स में भी फ़ायदा देगा और मेंस में भी देगा, क्योंकि मेंस में जो 3 मार्कर हैं वो पूरे फैक्ट बेस होते हैं। तो आपको दोनों की तैयारी एक साथ करनी चाहिए और इसके साथ साथ आपको इंटरव्यू की भी तैयारी एक उसी के साथ करनी चाहिए, क्योंकि व्यक्तित्व का निर्माण एक दिन में नहीं होता, समय के साथ होता है। तो जिसका फ़ायदा आपको इंटरव्यू में ज़रूर मिलेगा। तो मुझे लगता है कि दोनों की तैयारी एक साथ ही करनी चाहिए, दोनों की तैयारी अलग नहीं होती है। जैसा कि आकाश जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है
कि फिल्म्स की तैयारी और मेंस की तैयारी बिल्कुल अलग अलग नहीं है, बल्कि उसे एक साथ तैयारी करना चाहिए। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सुननी चाहिए वो ये है कि आकाश जी के मेंस में 752 नंबर आए हैं और आई थिंक ये हाईएस्ट 12-13 स्टूडेंट्स में से एक हैं। इसलिए और ये कामयाबी इनको इनके शॉर्ट नोट्स ने दिलवाई। इसलिए आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप आकाश जी से समझें कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जा सकते हैं। आकाश जी इसके बारे में पूरी डिटेल से आपको बताने वाले हैं। सर, जैसे आपने बोला शॉर्ट नोट्स के बारे में, तो मुझे लगता है कि 2019 तक शॉर्ट नोट्स बनाने की इतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन 2020 का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि 10 यूनिट हैं और 10 यूनिट का सबका अलग अलग वेटेज है। अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं तो आपको रिवीजन करने में बहुत प्रॉब्लम होगा, और आपको 6 दिन में 6 पेपर देने होते हैं। अगर आपका रिवीजन नहीं होगा तो आपका पेपर अच्छा नहीं जाएगा। मुझे लगता है कि अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप अभी शॉर्ट नोट्स ना बनाएं, थोड़ा सा धैर्य रखें, क्योंकि आपको फिर से दोबारा बनाने पड़ सकते हैं। तो पहले आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें और आप खुद को कंफर्ट जोन से बाहर निकालें, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाएं। और शॉर्ट नोट्स बनाने का फंडा ये है कि आप नोट्सों से शॉर्ट नोट्स ना बनाएं। अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो आप किसी ऑथेंटिक बुक को लें, उससे शॉर्ट नोट्स बनाएं और शॉर्ट नोट्स को शॉर्ट ही रखें, क्योंकि हर यूनिट का वेटेज 30 नंबर का है। मेरी जो पर्सनल स्ट्रेटजी रही है शॉर्ट नोट्स की, तो मैं हमेशा 30 मार्क्स के लिए 30 पेज के शॉर्ट नोट्स रखता हूँ हर यूनिट के। इससे ज़्यादा मैं नहीं क्रॉस करता उस चीज़ को, चाहे बने या ना बने। और अगर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो उसको फैलाएं ना, सिर्फ हेडिंग रखें, क्योंकि अब आपको एक पेज में नहीं लिखना है। अब आपको लिखने के लिए सिर्फ 8 से 9 लाइनें मिलनी है, जो 5 मार्कर्स हैं, और जो 11 मार्कर्स हैं उसमें 2 पेज मिलने हैं। और शॉर्ट नोट्स को ड्राइंग की तरह ना बनाएं, क्योंकि ड्राइंग वालों को नंबर नहीं मिल रहे हैं। तो आप टू द पॉइंट बनाएं, क्योंकि टू द पॉइंट शॉर्ट नोट्स बनाने से ही फ़ायदा होगा कि आप मेंस में भी आपको टू द पॉइंट लिखना है, तो वहाँ पर सीधा एज इट इज़ आप कॉपी कर सकते हैं अपने शॉर्ट नोट्सों को। और प्लस एक स्ट्रेटजी ये है कि लोग नोट्सों के साथ कभी चांद बना देते हैं, कभी डब्बे बना देते हैं, कभी कुछ बना देते हैं। तो मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी मुझे नहीं लगता कि ये है। मैंने जितना भी लिखा सब कुछ टू द पॉइंट लिखा, नंबर डाल के, ब्लड डाल के नंबर लिखा है। 5 मार्कर्स में मैंने जो भी लिखा उसमें 5 से 6 पॉइंट दिए, और अगर मैंने 11 मार्कर्स लिखा है तो उसमें मैंने कम से कम 10 से 15 पॉइंट दिए। मैंने कहीं भी चांद या फिर डब्बे बनाने का ऐसा कोई उपयोग नहीं किया। आकाश जी ने सभी स्टूडेंट्स को सफलता का एक राज बता दिया है। क्या बताया है उन्होंने कि हर यूनिट से कम 30 पेज की शॉर्ट नोट्स बनाना है, और वास्तव में शॉर्ट्स नोट्स यही कहलाते हैं। आकाश जी ने इस पर बहुत मेहनत करी है, तभी वो आज सफल हुए हैं। ठीक है आकाश जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पेपर 1, 2, 3 पर आपकी स्ट्रेटजी क्या रही है। एक एक पेपर के माध्यम से आप बता दें। जैसा कि सर आप फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर और थर्ड पेपर की स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, तो मैं अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी आपको शेयर करना चाहूँगा जो मैंने किया है फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर थर्ड पेपर में। पहले पेपर में कुल 10 यूनिट हैं, तो आप हिस्ट्री ज्योग्राफी एमपी की जो हिस्ट्री है वो आप किसी ऑथेंटिक सोर्स से कर लें जो मार्केट में अवेलेबल है, सबसे काम चल जाएगा। लेकिन बस ध्यान ये रखें कि उसको वास्ट ना करें, एक सीमित मात्रा में रखें पेजेस को, नोट्स को, और कर लें। इसके बाद में कुछ जो यूनिट्स हैं, जैसे कि लास्ट यूनिट है रिमोट सेंसिंग वाली यूनिट है, तो आप उसके लिए किसी यूनिवर्सिटी की बुक ले सकते हैं। जैसे कि मैंने जो प्रेफर किया था वो एक यूनिवर्सिटी की बुक थी, उसमें मुझे 2 से 3 टॉपिक उसके मिल गए थे, तो आप उसे फॉलो कर लें। आपदा प्रबंधन में जो मार्केट में नोट्स हैं आप उससे यूज़ कर सकते हैं। जियोग्राफी के लिए मैं सिर्फ अपनी पर्सनल कोचिंग के नोट्स पर डिपेंड रहा, प्लस मैपिंग पर डिपेंड रहा। मध्य प्रदेश की जो रियासतें दी हैं उसमें मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए 15 से 20 पेज के, और इस बार वो काम कर गए, और मुझे लगता है कि वो काम कर जाएंगे। क्योंकि अगर हम ज़्यादा वास्ट करेंगे तो पहले से ही हिस्ट्री इतनी है कि उसको संभालना मुश्किल हो जाता है, तो फिर ये तो और ज़्यादा हो जाएगा। अब सेकंड पेपर पे आते हैं, तो सेकंड पेपर में जो पॉलिटी है उसके लिए कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप कर सकते हैं। सारी बुकों में एक जैसा मटेरियल है। जो 2-3 यूनिट नहीं है, जैसे कि एक लोक प्रशासन की यूनिट है, तो आप लोक प्रशासन के लिए एक बुक आती है BL फाड़िया की, तो आप उससे यूज़ कर सकते हैं, आपको सारे टॉपिक उसमें मिल जाएंगे। प्लस एक चीज़ ध्यान रखें, जो सिलेबस में दिया है, जो टॉपिक दिए हैं सिर्फ उसी को पढ़ें, एक्स्ट्रा ना पढ़ें। अगर लोक प्रशासन में कुछ यूनिट्स दिए हैं तो उन्हीं को पढ़ें। अब इसके अलावा भी कुछ नोट्सों में लिखा होता है उसे ना ले लें, क्योंकि उसने पहले से इतना बड़ा सिलेबस दे दिया है कि आप उसको ही कवर नहीं कर पाएंगे, तो आप एक्स्ट्रा कहाँ से करेंगे। बस जो दिया है उसको डीपली पढ़ें। इसके बाद एक राजनीतिक थिंकर की बुक्स है,
राजनीतिक थिंकर्स हैं, तो उसके लिए भी एक BL फाड़िया की बुक आती है, तो उसमें आपको सारे राजनीतिक थिंकर मिल जाएंगे। एक सिंगल क्वेश्चन भी उससे बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो 3 मार्कर हो, चाहे 5 मार्कर हो, चाहे 11 मार्कर हो। सेकंड पेपर में जो पार्ट बी है उसमें सबसे पहले इकोनॉमी है, जिसमें मध्य प्रदेश की इकोनॉमी है। तो आप मध्य प्रदेश की इकोनॉमी को एक निर्माण IAS के नोट्स आते हैं, लेकिन वो 350 पेज हैं, आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं, तो आप वो काम कर जाएंगे आपके नोट्स। उसके बाद में सोशल इश्यूज़ हैं, उसके लिए आप किसी भी कोचिंग के नोट्स ले लें, प्लस उसमें ऐड ऑन जरूर करें। मध्य प्रदेश शासन की साइट से ऐड कर सकते हैं उसमें योजनाओं को, जैसे कि इस बार मध्य प्रदेश महिला नीति का आया था क्वेश्चन, राष्ट्रीय वृद्धजन नीति का आया था, तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत नेट से सर्चिंग करनी पड़ेगी। इसके बाद थोड़े से जनजातियों से संबंधित टॉपिक दिए हुए हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप से संबंधित टॉपिक है, प्रेशर ग्रुप से संबंधित टॉपिक है, मीडिया से, तो आप इसके लिए नेट का सहारा ले सकते हैं और प्लस किसी भी एक कोचिंग के नोट्स ले सकते हैं, वो काम कर जाएंगे। इसके बाद थोड़ा सेक्शन उसमें हेल्थ का भी है, तो हेल्थ के लिए जो योजनाएं हैं वो भी देख सकते हैं। और इसके बाद तो फिर सेकंड पेपर हो जाता है। अब थर्ड पेपर की बात करते हैं, तो सबसे टफ पेपर जो इस बार रहा और हमेशा बच्चों की मतलब दुखती नफ्स है वो, तो उसके लिए आप सबसे पहले अगर आप किसी साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए इजी पड़ेगा, लेकिन अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि फिजिक्स है, इससे पहले फिजिक्स जो था वो 10th लेवल का आता था, लेकिन इस बार जो फिजिक्स दिया है उसमें वो आपके न्यूमेरिकल पे भी जा रहा है और कहीं ना कहीं 11th 12th लेवल का फिजिक्स पूछा है। तो आप उसके लिए जो मैंने किया है उसके लिए आप 11th क्लास की MP बोर्ड की बुक ले लें, सारे टॉपिक उसमें हैं, और जो ना मिले उसके लिए आप नोट्स किसी कोचिंग के ले लें या फिर नेट से सर्च कर सकते हैं। केमिस्ट्री पे आप स्पेशल फोकस रखें, क्योंकि इस बार भी क्वेश्चन आए थे, जैसे कि बेस्पर आया था और लुईस जम्ल जैसे क्वेश्चन थे। तो आपको 11th की जो MP बोर्ड की बुक है उसमें आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे, जिससे आपकी केमिस्ट्री कवर हो जाएगी। लेकिन पढ़ना आपको 11th लेवल की है, कुछ NCERT से भी कवर हो जाएंगे। इसके बाद बायोलॉजी में कुछ टॉपिक हैं जो NCERT में है एज इट इज़, और एज इट इज़ क्वेश्चन वहाँ से आ रहे हैं। तो आप बायो के लिए NCERT प्लस किसी भी कोचिंग के नोट्स ले सकते हैं और 11th क्लास की बुक, 11th और 12th क्लास की MP बोर्ड की बुक को प्रेफर कर सकते हैं। इसके बाद कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर के लिए परीक्षा मंथन बेस्ट है। उसके बाद जो टॉपिक उसमें नहीं है, जो एक्स्ट्रा टॉपिक हैं कुछ, तो आप उसके लिए नेट का सहारा लें, तो आपका कंप्यूटर उससे हो जाएगा। अब इसके बाद जो यूनिट आती है वो टेक वाली है, तो टेक के लिए आपको पर्टिकुलर जो संस्थान दिए हैं और जो वैज्ञानिक दिए हैं, तो आप वो तो किसी भी एक नोट से कवर कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहूँगा उसमें। जैसे कि उसमें बायोटेक वाला पोर्शन है, AI वाला पोर्शन है और रोबोटिक्स वाला पोर्शन है, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस रखें, क्योंकि उसके अंदर जाके बहुत ज़्यादा पूछ रहा है वो। अब इसके बाद थोड़ा सा सेक्शन हेल्थ का भी है, तो हेल्थ के लिए आप एक काम करें कि किसी भी कोचिंग के नोट्स लें, प्लस हेल्थ की जितनी भी स्कीम है, उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि मध्य प्रदेश शासन की और भारत सरकार की योजनाएं, जैसे कि इस बार NPCDS करके कुछ फुल फॉर्म पूछा था, तो आप उसके लिए दृष्टि IAS की एक बुक है टेक की, तो उसमें जितने भी हेल्थ के प्रोग्राम हैं आप उसको लिख लीजिए, क्योंकि वहाँ से एज इट इज़ फुल फॉर्म पूछा गया था, और टेक के भी ऑलमोस्ट वहाँ से आ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है जो इसकी 10th यूनिट थर्ड पेपर की, जिसको लोग समझ लेते हैं कि वो जियोग्राफी की यूनिट है, वो जियोग्राफी की यूनिट नहीं है, वो जियोलॉजी की यूनिट है। अगर आपको उसमें करना है, जैसे कि इस बार क्वेश्चन आया था अर्कोस, किसी के भी दिमाग में नहीं आया क्या था, तो उसमें जैसे कि सेल दिया गया है, खनिज दिया गया है, अयस्क दिए गए हैं, पृथ्वी की संरचना दी गई है, तो आप उसको जियोग्राफी में ना लें। उसमें उसके खनिज का मतलब जो जियोग्राफी के खनिज है वो नहीं है, वो जियोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। जैसे कि इस बार अर्कोस पूछा था, वो अपसादी चट्टान थी, क्योंकि उसने सिलेबस में क्लियर लिख रखा है कि अपसादी चट्टानें और प्राथमिक चट्टानें, तो वो उसके अंदर गया, क्योंकि उसका एक टाइप से है। तो आप उसके लिए UPPCS में एक ऑप्शनल चलता है जियोलॉजी, उसमें सारे टॉपिक आपको एज इट इज इसमें मिल जाएंगे, तो आप उससे कर सकते हैं। इसके अलावा एक टॉपिक और बचता है मैथ्स का, जो 30 नंबर का आता है और आपको 30 के 30 नंबर दिलाएगा। तो आप उसके लिए एक काम कर सकते हैं कि उसकी जो थ्योरी आती है, कई बार थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछते हैं, 3 मार्कर में एज इट इज डेफिनेशन दे देते हैं, वो कहीं नहीं मिलती है किसी बुक में। मैं आपको उसके लिए एक बुक बताता हूँ, एक हेराल्ड करके बुक आती है, तो उसमें आपको सारी जितनी भी थ्योरी है मैथ्स की वो आपको मिल जाएगी। जैसे कि क्षेत्रफल की परिभाषा क्या है, आयतन की परिभाषा क्या है, माध्य माध्यिका बहुलक की परिभाषा क्या है, प्रादर्श क्या है, प्रादर्श के प्रकार क्या हैं, वो सारे आपको मिल जाएंगे। मतलब MPPSC के मैथ्स के जितने भी टॉपिक हैं उससे संबंधित क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे। बस ये कि उस बुक की नकारात्मकता ये है कि उसमें ट्रिक्स से दिए गए हैं, तो आप उस ट्रिक से सॉल्व ना करें, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सॉल्व करना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे और पूरे 30 के 30 नंबर मिलेंगे। जैसा कि मैंने इस बार किया था, तो स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आया था सांख्यिकी का 11 नंबर में, तो वो मेरा सही था।
तो आप ऐसे ही सारे जितने भी टॉपिक हैं उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं हेराल्ड की बुक से। आकाश जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से स्वीट एंड शॉर्ट्स के तरीके से पेपर 1 की तैयारी कैसे करनी है, पेपर 2 की तैयारी कैसे करनी है, पेपर 3 की तैयारी कैसी करनी है, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। अब बात आती है एथिक्स की। एथिक्स बहुत भटकाव वाला सब्जेक्ट है, कई लोग भटकते हैं उसे लेकर, कई पुस्तकें पढ़ते हैं उसके बाद भी नहीं समझ पाते हैं। तो एक तो एथिक्स आपने कैसे कंप्लीट किया उसके बारे में बताइए, और उसमें आने वाली केस स्टडी के बारे में आपने कैसे तैयारी की, ये सारी जानकारी आप हमारे स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। सर इथिक्स के बारे में मेरा ये था कि उसकी जो एक यूनिट है, इथिक्स अपने आप में इथिक्स नहीं है, अलग अलग सब्जेक्टों का मिश्रण है वो। जैसे कि सबसे पहले उसमें एक यूनिट है मनोवृत्ति, वो साइकोलॉजी की यूनिट है, तो मैंने उसके लिए नेट का सहारा लिया, साइकोलॉजी की बुक का सहारा लिया। और इसके अलावा एक एनसीईआरटी है 12th की, तो उसमें एज इट इज़ क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी में, अभिवृत्ति मनोवृत्ति के एज इट इज़ मॉडल होते हैं। जैसे कि इस बार आया था हाइडिंगर फेस्टिंगर का मॉडल, वो सारे उसमें थे। और इससे पिछली बार 19 में भी एज इट इज़ क्वेश्चन आया था एक अभिवृत्ति को लेकर, वो वहाँ से कॉपी किया गया था। इसके बाद एक यूनिट है भ्रष्टाचार की, तो वो पूरी लोक प्रशासन की यूनिट है, तो आप उसके लिए एक किसी भी लोक प्रशासन की बुक यूनिवर्सिटी की फॉलो कर सकते हैं, सारी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी। अब उसमें एक यूनिट है थिंकर्स की, तो थिंकर्स के लिए मैंने एक दर्शन शास्त्र की बुक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की है, अवधेश यादव की, तो उसमें सारे थिंकर्स मिल जाते हैं, आपके एक सिंगल क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा, चाहे 3 मार्कर हो चाहे फिर वो 11 मार्कर हो। 20 अब तो एथिक्स में 20 मार्क्स में आता है, तो वो हो। केस स्टडी के लिए मैंने विजन IAS की एक केस स्टडी आती है, तो आपकी उससे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी अगर आप उसको पढ़ लेते हैं। शायद 55 केस स्टडी होती है उसमें, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं केस स्टडी के लिए। अब जैसे कि इथिक्स में केस स्टडी की बात आती है, तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर ऐसी कोई बुक नहीं है कि आप वहाँ से लेके कर लें। बस ये है कि आपको कुछ टॉपिक्स पर पकड़ बनानी पड़ेगी, जैसे कि कोई महिला से संबंधित टॉपिक हो, किसी अवैध रेत खनन से संबंधित टॉपिक हो, कोई शिक्षा से संबंधित टॉपिक हो, या फिर कोई एजुकेशन से संबंधित, नक्सलाइट से संबंधित टॉपिक हो, तो आपको उसके लिए एक पकड़ बनानी पड़ेगी सारे टॉपिकों पर, और फिर उसके बाद आप उसका आंसर दे पाएंगे। आंसर देने का तरीका ये होगा कि सबसे पहले तो MPPSC की केस स्टडी एक पैराग्राफ की तरह होती है, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चन में निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना है। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग करनी है, उसके सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष बताने हैं, उसके बाद में लास्ट में जाकर निष्कर्ष लिखना है कि हाँ हम इस विकल्प में से इस चीज़ को चुनेंगे या फिर हमारा ये डिसीजन होगा इस बिंदु को लेके। तो आपको कई लोग लिखते हैं कि स्टार्टिंग में ही डिसीजन पर पहुंच जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको सबसे पहले पूरा बताना है सकारात्मक नकारात्मक पक्ष, कि मैं अगर इस जगह होता तो ये करता, ये चीज़ होनी चाहिए, और लास्ट में इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन सबसे उपयुक्त हो सकता है। तो आप केस स्टडी को ऐसे कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको सारे बिंदुओं पर पकड़ बनाना जरूरी है, चाहे फिर वो लीगल हो, चाहे फिर सामाजिक हो, चाहे पर्यावरणीय दृष्टि से हो, चाहे फिर आर्थिक दृष्टि से हो। बस आपकी एक पकड़ होनी चाहिए, तो आप केस स्टडी को हैंडल कर लोगे। वास्तव में एथिक्स जैसे सब्जेक्ट को लेकर जो समस्या रहती है, आकाश जी ने इस समस्या का बड़े ही प्यारे तरीके से समाधान आप लोगों को दिया है, और खासकर केस स्टडी को लेकर तो वास्तव में ये सच कह रहे हैं कि कोई केस स्टडी की ऐसी पुस्तक नहीं होती है, ठीक है। तो इन्होंने जो बताया है बहुत अच्छे तरीके से बताया है। अब पेपर केस स्टडी के बाद अब हम बात करते हैं ऐसे की, निबंध की। निबंध भी अपने आप में ऐसा है कि कैसे लिखा जाए, किस प्रकार लिखा जाए, कौन सी पुस्तक प्रयोग में लाई जाए, ये सारी समस्याएं MPPSC की स्टूडेंट्स के सामने रहती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि करंट अफेयर्स का यूज़ कैसे करें, ऐसे में किया जाए। ये सारी बातें आकाश जी आप बताएं हमें। जैसा कि सर आपने ऐसे के लिए पूछा है, तो अब तो MPPSC ने सारे टॉपिक डिसाइड कर दिए पहले से कि उन्हीं टॉपिकों के अंतर्गत वो क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि सबसे पहले किसी भी एक कोचिंग से या किसी भी एक बुक से जो टॉपिक अगर मिल रहे हैं तो उनके शॉर्ट नोट्स बना लें, क्योंकि आप इतने सारे ऐसे हैं, आप उनको सबको एज इट इज़ नहीं रख सकते, बस आपकी समझ विकसित करनी पड़ेगी। मेरा जो रहा, सबसे पहले मैंने सारे टॉपिक देखे, जैसे कि कोई सोशल इशू से संबंधित टॉपिक है, एनवायरनमेंट से संबंधित है, एनर्जी से संबंधित है और टैक्स से संबंधित टॉपिक है। तो आप सबसे पहले उसके बारे में डेटा एकत्रित कीजिए। जैसे कि अगर किसी बेरोजगारी से संबंधित आया तो आपके पास डेटा होना चाहिए NSSO का, अगर एनवायरनमेंट से संबंधित आया तो आपके पास रिपोर्ट्स होनी चाहिए, अगर किसी स्वास्थ्य से संबंधित है, महिला से संबंधित आया तो आपके पास NCRB की रिपोर्ट होनी चाहिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट होनी चाहिए। फिर दूसरा स्टेप आता है कि आप उसके बाद कोट से याद करें। किसी भी ऐसे को लिखने के लिए आपके पास कम से कम 3 से 4 कोट्स तो होने चाहिए, तब वो सुंदर लगता है। चाहे फिर वो आप एज इट इज़ उसी टाइम पर शायरी बना दे या फिर कोई कविता बना दे, लेकिन होनी चाहिए, उससे सुंदर लगता है। ऐसे की स्टार्टिंग या तो किसी घटना से हो सकती है जो पर्सनल हो, उससे कर सकते हैं आप,
या किसी रिपोर्ट से कर सकते हैं, या करंट में उससे संबंधित कोई मुद्दा रहा हो आप उससे कर सकते हैं, कोई डेटा ले सकते हैं। तो ऐसे की स्टार्टिंग आप ऐसे कीजिए और उसको लास्ट में कोट्स से ख़त्म कीजिए, बीच में भी 1-2 कोट्स डालिए। एक ऐसे आता है करंट अफेयर से, तो आपको कम से कम 1-2 साल के करंट अफेयर से अवगत रहना पड़ेगा। जैसे कि कोई भी पर्यावरणीय सम्मेलन हुआ है, कोई भी वॉर हो रही है, कोई मुद्दा आ रहा है, सूडान क्राइसिस जैसे मुद्दे आ रहे हैं, रूस यूक्रेन जैसे मुद्दे आ रहे हैं, सिनेमा से संबंधित कोई मुद्दा आ रहा है, तो ऐसे मुद्दों पर पकड़ बना के रखिए। जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं, G20 सम्मेलन हो रहा है, तो इससे संबंधित ऐसे आएंगे, क्योंकि इसमें एज इट इज लिखा है कि दूसरा जो ऐसे होगा वो समसामयिक घटनाओं पर होगा, तो आपको उस पर पकड़ बनानी पड़ेगी, वरना वो 25 नंबर चले जाएंगे। अब इसके बाद में आता है प्रारूप लेखन और पत्र। तो आप उसके लिए किसी भी एक कोचिंग के नोट्स ले लें या फिर NCERT फॉलो कर सकते हैं, तो आपको प्रारूप लेखन और पत्र के बारे में समझ विकसित हो जाएगी। ऐसे में एक चीज़ और है कि इस बार जो टॉपिक दिए हैं वो कहीं ना कहीं आपके पहले, दूसरे और तीसरे पेपर से मैच खाते हैं। अगर आपके पहले, दूसरे, तीसरे पेपर पर पकड़ है तो आप ऐसे आराम से कर लेंगे। जैसे कि एनवायरनमेंट और एनर्जी वाला है, वो आपके तीसरे पेपर में है, तो आप अगर वहाँ पर स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पर कैसे भी डायनेमिकली आ जाए, ऐसे कैसे भी आ जाए आप उसे हैंडल कर लेंगे। सामाजिक मुद्दे आपके सेकंड पेपर में, आप उनका यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं, उस डेटा का यूज़ कर सकते हैं, उन योजनाओं का यूज़ कर सकते हैं ऐसे में। इसके अलावा टेक्नोलॉजी से संबंधित ऐसे हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, रोबोटिक्स पे ऐसे है, तो वो आपके थर्ड पेपर में अगर आपने वहाँ पे अच्छी तरीके से पढ़ा है तो वो पूरा डेटा, पूरी जितना भी आपने पढ़ा है सकारात्मक नकारात्मक, वो आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सुशासन से संबंधित ऐसे है, नौकरशाही से संबंधित ऐसे है, तो आप लोक प्रशासन आपने पढ़ा है, तो अगर आपका लोक प्रशासन अच्छा है तो आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हो। मतलब ऐसा है कि आप ऐसे के लिए कोई पर्टिकुलर ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेपर पर अच्छी पकड़ है तो ऐसे आपका हो जाएगा आराम से। जैसा कि आकाश जी ने बताया कि निबंध में रिपोर्ट्स की क्या भूमिका होती है, डाटास की क्या भूमिका होती है, इसके साथ साथ जो थिंकर्स होते हैं उनके थॉट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं और अपने निबंध को आप कैसे खूबसूरत बना सकते हैं। अंतिम सब्जेक्ट हमारा बचता है हिंदी। हिंदी की स्ट्रेटजी भी आज आकाश जी हमारे सामने है, तो उनसे समझ लेते हैं कि आखिर हिंदी में अधिकतम नंबर कैसे लाए जा सकते हैं। तो आकाश जी इस बारे में हमसे चर्चा करेंगे। सर, मैं अपनी हिंदी की स्ट्रेटजी शेयर करना चाहूँगा कि हिंदी में सबसे पहले तो आपके जो 3 मार्कर आते हैं स्टार्टिंग में, वो आपको पूरे में से पूरे नंबर दिला सकते हैं। ऑलमोस्ट पूरे ही होते हैं वो, क्योंकि 3 मार्क का एक है, तो आपको मिल जाएंगे, ना ज़्यादा टफ आते हैं वो। जो सब्जेक्ट में लिखा हुआ है वहीं से एज इट इज आते हैं शब्दावली, जैसे कि मुहावरे क्या होते हैं, कहावत क्या होती है, समास क्या है, तो वहाँ से आते हैं, वो तो ईजी होते हैं। इसके बाद जो टफ सेक्शन पड़ता है वो इसका जो ग्रामर है वो है। जैसे कि वोकेबलरी है, अगर आपको आती है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। इस बार ऐसा है कि 2020 से कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इससे पहले ये होता था कि या तो आप 5 हिंदी वाले कर लो या फिर इंग्लिश वाले कर लो। अगर आपको मुहावरे करने हैं तो कोई भी 5 कर लो, संधि समास करने तो 10 क्वेश्चन आते थे, कोई भी 5 कर लो। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको सिंगल क्वेश्चन भी ऑप्शन में नहीं मिलेगा। अगर आपको आता है तो आप पूरे में से पूरे नंबर ले जाओगे, वरना नहीं आएगा। अब जैसे कि अलंकार है, 10 नंबर का है वो, तो 10 के 10 मिलेंगे आपको। इसके लिए आपको ये करना है कि जो अलंकार उसमें दिए हैं उसको डीपली कर लें, मतलब बहुत ज़्यादा डीपली, क्योंकि इस बार उन्होंने डीपली ही पूछे हैं। मुझसे गलत हो गए कुछ, जैसे कि लाटानुप्रास कहाँ से है और कहाँ उपमा है, कहाँ उपमेय है, उपमान कौन सा अंग है, तो ऐसे करके क्वेश्चन थे। और उसके बाद पर्यायवाची आपको रटने हैं, सारे विलोम रटने हैं, क्योंकि अगर आपको आता है तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स देंगे। तत्सम तद्भव है, 300 से 400 होते हैं, एज इट इज रट लें। पर्यायवाची भी फेमस जो इंपॉर्टेंट हैं वो रट लें, या किसी प्रीवियस क्वेश्चन में आए। मैंने जितना देखा UPPCS में जितने आते हैं वो वहाँ से MPPCS में आ जाते हैं, वो तो मैंने वो वाले किए थे, विलोम और पर्यायवाची, तो मुझसे बन गए थे कुछ। वोकेबलरी के लिए आप ऑनलाइन एक PDF मिल जाएगी, वो देख ले, या फिर अरिहंत की एक बुक आती है, तो उसमें भी पीछे 300-400 वोकेबलरी है, तो वहाँ से एज इट इज़ मिल जाएगी आपको वोकेबलरी। और इसके अलावा एक ट्रांसलेशन वाला पार्ट आता है, तो उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप कर सकते हैं, या फिर आपको अगर करना ही है तो फिर उसके लिए आपको टेंस मजबूत करने पड़ेंगे, थोड़ी इंग्लिश बेसिक मजबूत करनी पड़ेगी। क्योंकि इससे पहले ये होता था कि पूरा एक पैराग्राफ आता था तो आप कुछ भी लिख दो उसमें, अब वो एक लाइन दे रहे हैं, आप उसको एज इट इज ट्रांसलेट करके दिखाइए। और ट्रांसलेट भी ऐसा नहीं, मतलब आसपास का हो जाए तो ठीक है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आराम से अगर आप इतना कर लेंगे तो आराम से 120 से 30 नंबर आपके आ जाएंगे। आकाश जी ने अभी बताया कि सभी विषयों की स्ट्रेटजी, सभी विषयों को कैसे तैयार करना है, उनके बारे में सारी चीज़ें हमें और आपको बताएं। इसके बाद नंबर आता है टेस्ट सीरीज की। जब सारी तैयारी हो जाती है तो टेस्ट सीरीज का उपयोग आप कैसे कर सकते हैं, और आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। टेस्ट सीरीज में बहुत ज़्यादा भटकाव भी होता है, आपको भटकाव कैसे कम करना है और उसका सही इस्तेमाल कैसे करना है, आज आकाश जी से हम जानेंगे। जी आकाश जी। सर,
मुझे लगता है कि मेरी सफलता में टेस्ट सीरीज की बहुत भूमिका रही। जो मेरे 752 नंबर आए वो टेस्ट सीरीज के दम पर ही आए। किसी भी व्यक्ति को जो एस्पिरेंट है तो उससे अपने आप को परखना चाहिए। अगर आप एक कमरे में रह के तैयारी कर रहे हैं और अपने आप को बहुत बड़ा मान रहे हैं तो ये गलत है। आपको सबसे पहले खुद को आकलित करना चाहिए, जो आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से ही पता पड़ेगा। प्लस ये कि आपकी लिखने की पावर आएगी। आपको वहाँ 3 घंटे लिखना है, अगर आप 3 घंटे नहीं लिखते हैं तो आपका हाथ नहीं चलेगा। पहले दिन चल जाएगा लेकिन दूसरे दिन आपका हाथ नहीं चलेगा, हाथों में गड्ढे पड़ जाते हैं। तो आप जितनी प्रैक्टिस करें उतना अच्छा है। टेस्ट सीरीज के माध्यम से खुद को परखें। हाँ, और टेस्ट सीरीज का एक चीज़ ध्यान रखें कि अगर आपके सिलेबस से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप उसको बिल्कुल डीपली करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि टेस्ट सीरीज वाले कुछ उल्टे सीधे क्वेश्चन दे रहे हैं, आपके सिलेबस से संबंधित है ही नहीं, तो आप उस पर ध्यान ना दें, क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं आने हैं। आपका सिलेबस ही इतना बड़ा वास्ट है, अगर आप अपने सिलेबस को ही कर लें तो आपके मेंस में आराम से अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो भय के माहौल में ना रहें। प्लस ये है कि आप ज़्यादा ड्राइंग पर ध्यान ना दें। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने ड्राइंग पर ध्यान दिया तो उनके नंबर कम आए। आपको अगर आता है तो आप सीधा टू द पॉइंट आंसर लिखिए। अगर 5 मार्क्स में है तो आप सीधे 5 से 6 पॉइंट लिखिए। कोई भूमिका की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको कंक्लूजन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 11 मार्कर में लिखना है तो थोड़ी सी 1 से 2 लाइन में भूमिका बनाएं। और उसके बाद में ऐसा नहीं कि आप चांद बना दें या फ्लो चार्ट बना दें, उससे निकाल दें। अगर आपके पास कंटेंट शानदार है तो आप उसको पॉइंट में लिखें, आपको नंबर मिलेंगे। जब आपके पॉइंट दिखेंगे 12 से 15 तो आप उसको नंबर देने पड़ेंगे। कंटेंट दिखेगा तो नंबर देने पड़ेंगे। बाकी सबकी पर्सनल स्ट्रेटजी अलग होती है। मेरी यही रही कि मैंने सारे जितने भी क्वेश्चन थे सारे या तो पॉइंट में लिखे हैं या फिर फिगर के साथ लिखे हैं। जहाँ पर मैप बन सकता है तो वहाँ मैंने मैप बनाया है। अभी आकाश जी ने पूरे सिलेबस के बारे में हमसे चर्चा कर ली, निबंध के बारे में हमें बता दिया, हिंदी के बारे में बता दिया, ऐसे पेपर कैसे कवर अप करना है, सारी चीज़ें बता दी। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कि टेस्ट सीरीज का उपयोग हम अपनी सफलता में कैसे कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि सफल व्यक्ति ही बता रहा है आपको। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि टेस्ट सीरीज का यूज़ आप किस तरह से करके और सफल हो सकते हैं। आज के सोशल मीडिया के ज़माने में हम उसको छोड़ ही नहीं सकते हैं। YouTube जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आप किस तरह से सकारात्मक तरीके से कर सकते हैं, आकाश जी ने उसका किस तरह से उपयोग किया है, ये जानना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अक्सर लोगों के साथ क्या होता है कि आप 5 मिनट के लिए YouTube खोलते हो और उसमें आप 1.5 से 2 घंटे दे देते हो। ये बहुत ही वीक पॉइंट है। आकाश जी, किस तरह से YouTube का आपने सही तरीके से इस सफलता में किया है, आप एक बार स्टूडेंट्स को बताएं। सर, जैसा कि आप बोल रहे हैं YouTube के बारे में, तो मैंने पर्सनली YouTube से पढ़ाई नहीं की है ज़्यादा, लेकिन हाँ YouTube पर कंटेंट है, आप देख सकते हैं उसे और आप अपने कंटेंट को उससे मैच कर सकते हैं। अगर आपको कुछ लगता है ऐड ऑन करने की ज़रूरत, ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा अच्छा दिया जा रहा है, तो आप बिल्कुल उसे ऐड ऑन करें, आपके फ़ायदे की चीज़ होगी। लेकिन ये कहना पूर्णतः गलत होगा कि आप सोचें कि हम YouTube के माध्यम से MPPSC निकाल लें, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि जो मैंने दिन भर पढ़ा है अपने सिलेबस से, वो YouTube पर अगर कोई टॉपिक उपस्थित है तो देख लें कि आप कुछ चीज़ें कम तो नहीं है, सामने वाले के पास अगर ज़्यादा है तो ले लें, क्योंकि जहाँ से मिले ले लीजिए। अगर आपके टॉपिक का है तो आप बिल्कुल ले लीजिए, काम में आएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग YouTube के बहाने मनोरंजन करने लगते हैं YouTube पे, तो वो ना करें, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें। और कई कंटेंट ऐसे हैं जो YouTube पे अच्छे हैं, जैसे कि सर का एग्ज़ाम साधक है, लोक प्रशासन के बारे में उन्होंने अच्छा डाला है। मैंने 1-2 वीडियो देखे थे तो मुझे अच्छे लगे, वो मैंने ऐड ऑन किए हैं। तो अगर ऐसे कुछ मिलता है तो आप ऐड ऑन कीजिए। किसी की बुराई करने की ज़रूरत नहीं है और पूर्णतः किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। बुक्स हैं, बस अपने आप को चेक करते रहिए YouTube के माध्यम से। थैंक यू आकाश जी कि आपने अपनी सफलता में एग्ज़ाम साधक का भी नाम लिया और आपने कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ वीडियोस आपने एग्ज़ाम साधक के चैनल में देखा है। इसके लिए पूरी एग्ज़ाम साधक की टीम आपको धन्यवाद करती है। और अब सबसे बड़ी चीज़ ये है, आप चलते चलते हमारे जो बिगनर्स हैं उन्हें बता दें कि उनकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। इस पर आप थोड़ा सा सजेस्ट करें लोगों को। सर, बिगिनर्स के बारे में मेरी एक ही सलाह है कि अगर आप MPPSC की तैयारी करने स्टार्ट किया है अगर आपने, तो आप पूर्णतः 1 साल दें, उसको अच्छी तरीके से दें, डेडिकेटेड होकर दें और डीपली पढ़ें। क्योंकि अगर आप एक बार अच्छे तरीके से दे लेंगे तो आपको बार बार परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वरना अगर आप सोचें कि मैं किसी शॉर्टकट माध्यम से 5 से 6 महीने में निकाल के चला जाऊँगा, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि आप 5 से 6 महीने में निकाल के चले जाएँ, क्योंकि उसका सिलेबस ही इतना वास्ट है कि आप नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले थोड़ा धैर्य रखें और मेहनत करें, घिसें, टेस्ट सीरीज़ दें, फिर घिसें, और निश्चित ही एक बार अच्छे तरीके से कर लेंगे तो परिणाम आपको मिलेंगे। ये बात सत्य है। बस शॉर्टकट का प्रयोग ना करें, लगातार अपने आप को एवेल्यूएट करें। सिलेबस खत्म हो जाए उसके बाद टेस्ट सीरीज करें
और ऐसा नहीं है कि अगर आपको प्रीलिम्स पहली बार में नहीं निकल रहा है तो आप किसी से कमज़ोर हैं। मेरा भी पहली बार में प्रीलिम्स नहीं निकला था, तो पहली बार में प्रीलिम्स नहीं निकला है तो खुशी मनाएं उस चीज़ की, क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं होंगे। आप फिर और ज़्यादा मेहनत करेंगे और वो मेहनत आपकी बिल्कुल रंग लाएगी। तो धैर्य रखें और मेहनत करते रहें, बिल्कुल निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। अब हमारा ये सेशन का अंतिम दौर है और मैं आभार व्यक्त करने के लिए डॉक्टर समन्वय रिछारिया को एग्जाम टीम की ओर से बुलाना चाहूँगा। वो आए और आकाश जी का आभार व्यक्त करें, धन्यवाद करें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। और बस अंतिम में मैं यही कहूँगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सूरत को बदलने वाले आप सभी स्टूडेंट कड़ी मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से जहां आज आकाश जी हैं हमारे साथ, कल आप भी होंगे। ना केवल हमारे साथ बल्कि सारे यूट्यूब चैनल में, सारे न्यूज़ चैनल में आप छाए रहेंगे, आकाश जी जैसे छाने वाले हैं। थैंक यू, धन्यवाद।